भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसे अनेक यूनिवर्सिटियों का निर्माण किया जो संभवतः कुछ तो पूरे विश्व में भी नहीं है। उदाहरण के लिए चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, आप जहां पर बैठे हैं, फोरेंसिक यूनिवर्सिटी, रक्षा यूनिवर्सिटी, टीचर्स यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी, कामधेनु यूनिवर्सिटी, तो इनके पीछे उनका कितना बड़ा संकल्प होगा और वो इन सब बिंदुओं को कितना महत्वपूर्ण मानते थे कि आने वाले युग में इन सब की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इन सब बिंदुओं पर विचार करते हुए पूरे देश में किसी भी प्रांत में इस प्रकार का चिंतन नहीं किया गया जो गुजरात की इस पावन धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया। उन्हीं का परिणाम ये कामधेनु यूनिवर्सिटी, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप सब युवा बेटे और बेटियां जिन्होंने वर्षों तक घोर तपश्चर्या करते हुए अपनी इस एनिमल हस्बेंड्री की शिक्षा को प्राप्त किया है, और ये भी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि इस क्षेत्र में जो बेटे बेटियां प्रवेश लेते हैं वो सामान्य नहीं होते। वो प्रतिभाशाली बालक बालिकाएं होते हैं, औरों से हटके होते हैं। आप एक प्रकार की गहन साइंस के छात्र हैं जो रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, नए नए इनोवेशन करते हैं। तभी आप लोगों को इस विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला है। मेरे से पहले आदरणीय कृषि मंत्री महोदय ने, माननीय निदेशक महोदय ने, माननीय कुलपति महोदय ने इस यूनिवर्सिटी की गतिविधियों की पूरी विस्तार से जानकारी दी है, और प्रदेश में पशुपालन विभाग के क्षेत्र में, डेयरी के क्षेत्र में किस तरह का कार्य गतिमान हो रहा है, ये विस्तृत जानकारी माननीय मंत्री जी ने हमारे बीच में प्रस्तुत की है। अब उन विषयों की पुनरावृत्ति करना आपका समय खराब करने वाली बात होगी, वो जानकारी आपको मिल गई। इससे हटकर थोड़ी सी चर्चा मैं आपके बीच में अवश्य करूंगा, और इसलिए करूंगा कि आप बहुत प्रतिभाशाली युवा हैं। सर्वप्रथम मैं उन सब बेटे बेटियों को बहुत बधाई देता हूं कि जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किए, और उन सब को भी बधाई देता हूं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र की पदवियों को मेहनत परिश्रम से प्राप्त किया है। आज आपके पास में अब तक जो मेहनत आपने की थी, आपके पूज्य माता पिता जो अपेक्षा आपसे किए हुए थे, और आपके गुरुजनों ने जिस विद्या को तपश्चर्या से प्राप्त किया था, इन कई वर्षों में उनके सानिध्य में रहते हुए आप सब ने उस विद्या को प्राप्त कर लिया है। और उस पूर्ण विद्या के बाद भारत की प्राचीन परंपरा में आज के इस कार्य को दीक्षांत समारोह के रूप में जाना जाता था।
कि अब तक आपने विद्या पढ़ी है, आज ये गुरुजन लोग आपको दीक्षित कर रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं कि हमने अब तक जो कुछ अपने शिष्यों को पढ़ाया है, अब इनकी इस क्षेत्र की विद्या पूरी हो चुकी है। अब आप कार्य क्षेत्र में जाएंगे, और आपका कार्य क्षेत्र क्या है? आपका कार्य क्षेत्र पशुपालन है, डेयरी विकास है, मत्स्य पालन है। तो इन अपने अपने क्षेत्र में आप कीर्तिमान स्थापित करें, अनेकों में एक बने, भीड़ का हिस्सा ना बने, तब आपकी ये विद्या सार्थक होगी। ऐसे समय पे गुरु अपने शिष्यों को उपदेश दिया करता था और तैत्तिरीय उपनिषद के शब्दों में बोला करता था। इस समय अपने शिष्यों को, जैसे आप सबको यहाँ खड़ा किया गया, उसी रूप में इस देश के आदि काल में गुरु खड़े करके और अपने विद्यार्थियों को अंतिम उपदेश देते थे। अंतिम उपदेश आज का होता था। इसके बाद आप कार्य क्षेत्र में जाएंगे, गृहस्थ में प्रवेश करेंगे, अपने माता पिता के प्रति जो आपका दायित्व है उसका पूरा करेंगे। जिस समाज ने हमें सब कुछ यहाँ तक पहुँचाया उसकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। जिस देश का अन्न जल पानी खा पी करके हम बड़े हुए हैं, उसके प्रति क्या जिम्मेदारी है, इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए इस देश का गुरु अंतिम उपदेश कहता था, बेटे सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायन मा प्रमद, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। एषः आदेशः, एषः उपदेशः, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। ये था वो उपदेश। और इसका मतलब क्या है? इसका हिंदी में अर्थ मैं बताता हूं। गुरु कहता था, बेटे जो मेरे पास तुमने आज तक शिक्षा प्राप्त की है, इस शिक्षा को लेकर तुमने कार्य क्षेत्र में जाकर जिन शिक्षा के साथ अन्य बिंदुओं का पालन करना, उनमें पहला काम है सत्यम वद। जीवन में कभी झूठ का व्यवहार मत करना, सदा सत्य बोलना। सत्य ही टिकाऊ सिद्धांत है। झूठ का पहाड़ कितना भी बड़ा हो, लेकिन सत्य जब उभर के आता तो झूठ के पहाड़ को गिरना ही पड़ता है। सत्य दुनिया में प्रकाश के समान है। जैसे घोर अंधियारी रात में एक छोटा सा चिराग उस अंधियारी को नष्ट करने की क्षमता रखता है, सत्य प्रकाश के ही समान है, वो प्रकट होता है। और जीवन में जब सत्य जीवन का आधार बनता है तो आदमी भय मुक्त जीता है, उत्साह से जीता है, उसको काम करने में आनंद आता है, आत्मा और मन को सुख की प्राप्ति होती है, और उसी का जीवन धन्य है जो इस प्रकार के कार्यों को जीवन का आधार बनाता है। दूसरा उपदेश देता था, धर्मम चर, धर्म का आचरण करना। अब धर्म ये नहीं है जिसको आज हमने धर्म बना लिया। आज हमने जो चिन्हों से धर्म बांट लिए, प्राचीन भारत में इसको धर्म नहीं बोलते थे। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, यहूदी है, पारसी है, ये सब तो हमने बाड़े बना लिए आकर के दुनिया में। धर्म क्या था? स्वस्य च प्रियात्मन परेशान न समाचार। धर्म ये था प्यारे युवाओं कि जो आप अपने लिए चाहते हो वही औरों के लिए पैदा करो। दोबारा सुनिए, भारत का धर्म क्या था, ऋषियों का धर्म क्या था
ये धर्म नहीं है जिनको हम दीवारों में खड़ा कर दिया, खून की नदियां बह रही, एक दूसरे से द्वेष करके मारने के लिए तैयार खड़े, ये धर्म नहीं है। भारत के ऋषि अपने शिष्य को कार्य क्षेत्र में भेजते हुए कहते थे, बेटा जो तुम अपने लिए चाहते हो वही औरों के लिए पैदा करना। तुम क्या चाहते हो अपने लिए? आप में और मैं कोई भी ऐसा नहीं जो ये चाहता हो कि मेरे साथ लोग झूठ का व्यवहार करें। जब मैं नहीं चाहता मेरे साथ झूठ का व्यवहार करें तो मैं दूसरे के साथ झूठ का व्यवहार क्यों करूं? मैं ये चाहता हूं कि मेरी वस्तु की कोई चोरी ना करे, तो मैं दूसरे की वस्तु की चोरी क्यों करूं? मैं चाहता हूं कि मेरे से कोई भी रिश्वत ना ले, तो मैं दूसरे से रिश्वत क्यों लूं? मैं चाहता हूं कि सब मेरा सम्मान करें, तो मैं दूसरे की बेइज्जती क्यों करूं? मैं ये चाहता हूं कि मेरी बहन बेटी को कोई गलत नजर से ना देखे, तो मैं दूसरे की बहन बेटी को गलत नजर से क्यों देखूं? इसका नाम है धर्म। इसका नाम धर्म है, जिसके धारण करने से धारणा धर्म इत्याहु, जिसके धारण करने से धारण करने वाला भी सुखी हो और जो उसके संपर्क में आए वो भी सुखी हो, इसको बोलते हैं धर्म। जिसके धारण करने से धरती टिकी रहे उसको धर्म बोलते हैं। तो इस देश का गुरु आप सब शिष्यों को आज ये गुरुजन उपदेश दे रहे हैं कि बेटा जहां भी रहो सदा सत्य का आचरण करना, धर्म का दूसरा अर्थ है कर्तव्य का पालन करना। आज मैं और आप अधिकारों की बात तो बहुत जानते हैं, मेरे क्या अधिकार है, मिलने चाहिए, संघर्ष करते हैं, नारे लगाते हैं, जुलूस निकालते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं, अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा भी आपने इस देश और धरती पर जुलूस देखा कि भाई मेरी ये ड्यूटी थी और इस ड्यूटी की मैंने अवहेलना की है, इस अवहेलना के परिणाम स्वरूप मैं ये दंड ले रहा हूं। ऐसा कोई मिला धरती पे? आज अधिकारों की बात है, कर्तव्य है। जिस दिन मनुष्य अपने कर्तव्य जिम्मेदारी को ईमानदारी से पालन करना शुरू कर देगा और ये अनुभव कर लेगा कि जिस धरा पे मैं पैदा हुआ हूं, जिस देश में मैं पैदा हुआ हूं और इस राष्ट्र ने मेरे को इस सेवा के रूप में स्वीकार किया है, तो फिर मैं रात और दिन इस राष्ट्र की उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए, लोगों की भलाई के लिए, सबके कल्याण के लिए पूर्ण कर्तव्य निष्ठा भावना से कार्य करूंगा। आज अपने देश का हर व्यक्ति इस भावना से ओतप्रोत हो जाए। जैसे भारत के प्रधानमंत्री 6 बजे शुरू होते हैं काम से और रात के 12 बजे तक वो 1 सेकंड नहीं बैठते, निरंतर काम करते हैं। ऐसा भाव यदि हम उनसे ले पाएं तो ये भारत पुनः सोने की चिड़िया बनने में सालों नहीं महीनों में काम हो सकता है, क्योंकि भारत में परमात्मा ने सब कुछ प्राकृतिक संसाधन दिए। इतना मौसम दुनिया में कहीं नहीं, ऐसा क्लाइमेट कहीं नहीं, सब कुछ इस देश में है। केवल और केवल हम सब एक परिवार का रूप बने, सब भारतवासी बने, ईमानदारी से अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। उदाहरण के लिए आपने विद्या पढ़ी है कि हम पशुपालन, जो बहुत बड़ी संपदा है किसी राष्ट्र की, भारत के विकास की उन्नति का बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त करता पशुपालन, डेयरी पालन। ये वो कार्य है, भारत आदिकाल से कृषि प्रधान देश रहा है
और कृषि की पूर्णता पशु के बिना हो ही नहीं सकती। पशु और खेती एक दूसरे के पर्याय, एक दूसरे के पूरक हैं। और हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में कोई विधवा, कोई बेसहारा, कोई गरीब आदमी, उसके पास एक दो भी दुधारू पशु हो जाए तो वो अपने परिवार का बड़े आराम से गुजारा कर लेगा। ये परंपरा बहुत पुरानी है अपने देश की। जैसे अभी सूचना दी गई, केला साहब ने बताया, मंत्री जी ने बताया, मैडम ने बताया कि इस समय भारत विश्व में सर्वाधिक दूध पैदा करने वाला देश बन गया है। बहुत खुशी की बात है, लेकिन अभी हमने एक और चिंतन करना पड़ेगा। हमारी जो पशु हैं, जो हमारी बहुत बड़ी संपदा है, यदि इनकी नस्ल सुधार के लिए निरंतर प्रयास नहीं किया गया तो धीरे धीरे हमारा पशुधन की गुणवत्ता समाप्त हो रही है। मैं जो चर्चा आपके बीच में कर रहा हूं, मैं खुद एक किसान हूं, मैं खेडूत हूं, मैं शिक्षक भी रहा, 35 वर्ष में एक गुरुकुल में प्रधानाचार्य रहा। उसमें मेरे पास अब भी मैं उसका संचालन करता हूं, 4 वो संस्थान चलते हैं और वहां के बच्चे IIT, PMT, NDA सब क्षेत्र में प्रतिवर्ष जाते हैं, टॉप करते हैं। तो 350 पशुधन मेरे पास में। और आपकी जानकारी के लिए, मैं आप जैसा पशु साइंटिस्ट नहीं हूं। आपने जो विद्या पढ़ी वो मेरे को नहीं आती। आपने तो वर्षों इस काम पे लगाए। गुरुजनों ने अपनी सारी प्रतिभा आपको सौंप दी है। मैं तो आप जैसों के संपर्क में आकर, आप जैसे डॉक्टर्स या पशुपालन के साइंटिस्ट थे, उनके संपर्क में जाकर मैंने एक लक्ष्य लिया 1982 में कि मैं पशु नस्ल सुधार की दिशा में काम करूंगा। क्योंकि मैं गांव में पैदा हुआ, किसान के घर में पैदा हुआ। मैं देखता था कि पशुओं में अनेक रोग आते हैं। दुधारू पशु के मास्टाइटिस होकर थनी चले जाते हैं, कोई रिपीटर हो जाते हैं तो वो कभी दोबारा बच्चा ही नहीं जन्म देते। किन में ब्रुसेल्ला की बीमारी है, किसी में कोई बीमारी है, किसी में मुंह खुर की बीमारियां आती। ये मैंने गांव में रहते हुए पशुपालन, किसान के साथ जुड़ा हुआ था। मैंने खेती भी की, हल भी चलाया। फावड़ा में इतना बढ़िया चलाता हूं कि अब कोई किसान मुकाबला करे तो मैं हारूंगा नहीं। और आप दूध निकालने में कंपटीशन कराएं तो मैं कंपटीशन में दूध निकालने में भी फर्स्ट आया था। मैं अब भी यहाँ अपने राजभवन में भी 2 गाय पाल के रखता हूँ। हिमाचल में था, वहां भी गाय, मैंने बर्फ पड़ती थी 2-2 फुट, वहां मैंने एक्सपेरिमेंट किए गायों के ऊपर। क्या हमारी भारत नस्ल की गाय, नीचे की गाय बर्फ में रह सकती है? वो पूर्ण सफल हुई। मैंने 2-2 फुट बर्फ पड़ी हुई चारों तरफ से हटाकर बीच में गाय को रखा, कभी बीमार नहीं हुई। तो ये सब एक्सपेरिमेंट करते हुए मैंने 1982 में 1982 में एक लक्ष्य लिया और मैंने निर्णय लिया कि मेरे पास गुरुकुल में 18 प्रांतों के 1500 बच्चे रेजिडेंशियल रूप से पढ़ते हैं। तो वहां मेरे पास 200 एकड़ लैंड है। इधर बाहर से दूध लेना पड़ता, कोई उसमें पानी मिलाता, कोई और भी पानी भी मिलाते थे तो गंदा मिला जाता, कह रहे वो जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसी सूचना थी। मैं बधाई देता हूँ आपके साइंटिस्ट को कि उन्होंने ऐसे उपकार किए हैं कि असली दूध नकली का पहचान के लिए भी कोई मशीन आपकी यूनिवर्सिटी में बनाई। वो बधाई के पात्र साइंटिस्ट लोग। तो ऐसा होता था। तो मैंने विचार किया कि क्यों न मैं अपनी गौशाला खड़ी कर दूं, एक डेयरी बना दूं।
कि मेरे अपने बच्चों को जो गुरुकुल में पढ़ते हैं इनको यही दूध उपलब्ध हो। और 200 एकड़ का फार्म जिसमें रासायनिक खेती हम करते थे उसको मैंने बदला कि जहर बच्चों को मैं खिला रहा हूं, ये पाप मेरे को लगेगा। मैंने उसको जहर मुक्त खेती करके बिल्कुल प्राकृतिक खेती कर दिया। इधर गाय पालन किया, उधर कृषि को उससे जोड़ा। दोनों का सामंजस्य प्रैक्टिकल जो प्राचीन भारत में था, प्राचीन गुरुकुलीय परंपरा था, मैंने वो प्रैक्टिकल करना शुरू किया। अब मैंने 3 गाय खरीदी, 3 गाय। उस समय मेरे को A2 A1 दूध की कोई जानकारी नहीं थी, न उस समय इसका इतना प्रचार था, बाद में रिसर्च हुई। तो उस समय मैंने 3 हॉस्टन फ्रीजन गाय खरीदी और उन तीनों का दूध था 10-10 किलो। एक दिन में 10-10 केजी दूध देती थी। फिर मैंने 5-7 गाय और ली। कुल मिला के मैंने टोटल मिला के मेरे पास 12 गाय से मैंने 6 महीने में 12 गाय बनाकर, और मैंने निर्णय लिया कि इन्हीं गायों से मैं उन्नत नस्ल का निर्माण करूंगा, इसको उन्नत बनाऊंगा। केवल मैंने ये नहीं लिया कि ये जो दूध देंगी बच्चों को दे दिया, बात खत्म हो गई। ये तो मैंने किया, लेकिन इसके साथ इस ब्रीड को उन्नत कैसे किया जाएगा। तो मैं कुरुक्षेत्र में रहता था, अब तो गांधीनगर में हूँ, गुजराती बन गया मैं भी। तो वहां पर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है करनाल में, NDRI। वहां के डॉक्टर से मैं मिला, साइंटिस्ट से मैं मिला। मैंने कहा जी मैं इस विद्या को तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन मेरे को वो विद्या पढ़ाओ जिससे मैं ब्रीड को उन्नत कर सकूं। तो वो किसानों के छोटे छोटे कैंप लगाते थे, मैं उस कैंप में गया, पूरे प्रश्नोत्तर मैंने किए। तब मेरी समझ में आया कि ब्रीड निर्माण कैसे होता है। मैंने वो ब्रीड निर्माण की शिक्षा ली कि भाई इनमें इन ब्रीडिंग ना हो, अगला बच्चा आए तो उसके बुल जो हो कितनी अच्छी माँ का हो, उसके फादर की माँ कितनी अच्छी हो, उनकी जितनी पीढ़ियां जितनी उन्नत होंगी उतनी ब्रीड आगे बढ़ेगी। ये सब कुछ लेकर के NDRI में जो बुल्स थे उनके, मैंने उनकी लिस्ट ली पूरी, और लिस्ट लेकर के किसकी कितनी पेडिग्री है मैंने वो रिकॉर्ड बनाया। आप आश्चर्य करेंगे कि जब भी मेरी गाय को सीमन लेना होता था तो मैं थर्मस रखता था, और जिस कर्मचारी को वो सीमन लेने भेजता उसको बुल का नंबर देता था। इस नंबर का बुल आपने लेकर के उसका सीमन लेकर के आना है। उस ढंग से मैंने काम शुरू किया। मेरी जो गाय 10 किलो की थी, उनसे जो बछड़ियां आई वो 12-13 किलो की हो गई। फिर मैंने उन बछड़ियों को उसी रूप में आगे अच्छे बुल से संपर्क कराया तो वो 16-17 किलो की हो गई। फिर मैंने उनको आगे बढ़ाया तो 20 को क्रॉस कर गई, और चलते चलते मैंने अपने कार्यकाल में मेरी गाय 45 लीटर एक दिन में दूध देने वाली है। उस 10 किलो की गाय से मैंने 45 किलो दूध की तैयार की, और इस समय मेरी वो उसी ब्रीड में गाय, पिछले वर्ष एक गाय ने 52 लीटर दूध दिया, 54 लीटर। और इस समय मेरे पास वो गाय उस ब्रीड की, एक भी गाय मेरे पास 25 लीटर से नीचे की नहीं है। जो सबसे कम दूध देती वो 25 लीटर दूध देती, और जो ज्यादा देती वो 52 लीटर पर डे की। ये काम, मैं अनपढ़ था इस काम में, मैं एक किसान था इस काम में, मैंने आपकी कोई विद्या नहीं पढ़ी इस बारे में। केवल आप जैसे लोगों से सीख करके कि ब्रीड कैसे बनाई जाती है, वो मैंने प्रैक्टिकल काम अपने कार्यकाल में किया।
आप जाकर कोई मेरी गौशाला को अब भी देख सकते हो। अब दूसरा क्या हुआ, अब बाद में अभी कुछ सालों पहले एक चर्चा आई कि भाई हॉस्टल फ्रीजन जर्सी गाय हैं, ये तो हमारे क्लाइमेट के अनुकूल नहीं, ये सच्ची बात पाई। इनमें बीमारियां बहुत हैं, ये भी सच्ची बात पाई। इनका दूध A1 है, A2 नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये हमने रिसर्च नहीं की। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रिसर्च हुई। तो ये सब जब मैंने पता लगा तो मैंने फिर उस स्पीड को घटा दिया, हॉस्टन फ्रीजन जर्सी को कम करते हुए, और मैंने भारतीय ब्रीड पे काम शुरू किया। और मेरे पास इस समय भारतीय नस्ल की 7-6 नस्लें, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, रेड सिंध, ये 6 नस्लें मेरे पास देसी गाय की। और इन गायों पर भी मैंने वही फार्मूला अपनाया, और उसी से चलते चलते देसी गाय जो 8 लीटर की थी, इस समय मेरे पास टॉप देसी गाय 24 लीटर 24 केजी पर डे दूध देती, और उनमें 15 लीटर से नीचे एक भी गाय मेरे पास नहीं है। 15 लीटर पर डे से नीचे कोई गाय नहीं। अब मैं केवल अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा, मैं यूं कह रहा हूं कि आप सारे मेरे से जवान हैं, आप सारे मेरे से इस क्षेत्र में पढ़े लिखे ज्यादा हैं, आप सारों ने डिग्रियां प्राप्त कर ली हैं, और देश को जरूरत है पशु नस्ल सुधार की। जब एक इस कार्य क्षेत्र में अनपढ़ आदमी ये काम कर सकता, तो आप पढ़े लिखे कितना बड़ा काम कर सकते हो। इसलिए मैंने ये घटना आपके बीच में रखी। ये नहीं करना कि जैसे चल रहा है मैं भी जाऊंगा, यहाँ पढ़ लिया, डिग्री हो गई, सरकार की पोस्ट निकलेंगी, मैं अप्लाई करूंगा, कुछ सिफारिश हो जाएगी, कुछ धक्का लगेगा, कोई तरीका अपनाऊंगा, नौकरी मिल जाएगी, फिर शादी कर लूंगा, 2 बच्चे हो जाएंगे, काम चलता रहेगा, और करेंगे क्या, वही करना। क्या कहे अहबाब हमारे कारे नुमाया कर गए, बीए किया, नौकर हुए, पेंशन ली और मर गए। अब भाई ये जिंदगी तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। आप जैसी प्रतिभाएं जो मैं आपके चेहरे देखता हूँ, आपकी काबिलियत को देखता हूँ, आपकी बुद्धि कौशल को देखता हूँ, आज आपने इस दीक्षांत समारोह पर एक प्रेरणा लेकर के जाना चाहिए कि मैंने अपनी जो विद्या पढ़ी है उसमें कीर्तिमान स्थापित करना। और कैसे, उर्दू का शेर बहुत अच्छा है, मिटा दे अपनी हस्ती को यदि मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। जब दाना, छोटा सा दाना, आप कहोगे क्या करेगा ये दाना, जब वो छोटा दाना धरती में पड़कर अपने अस्तित्व को मिटाकर पौधे को आगे बढ़ाता है, तो वो एक दाना अनेक दानों को जन्म देता है, अनेक दानों को जन्म देता है। आप जितने युवा बेटे बेटियां हैं, आज एक संकल्प लो कि हमारी ये डिग्रियां, हमारी ये पढ़ाई आम आदमी की भीड़ में सम्मिलित होने के लिए नहीं, मैंने अनेकों में एक बनना, मैंने इस देश के लिए, इस पशुधन के लिए नई रिसर्च करनी है, नए इनोवेशन के साथ आगे बढ़ना है। मैंने इनमें रोग आते हैं उनके निदान के लिए काम करना है, किसी ने नस्ल सुधार के लिए काम करना है। इससे कितना बड़ा पुण्य आपको मिलेगा। आज जो गाय, अब गाय की क्या गलती है, वो तो बेचारा पशु है, उसको टाइम पर इलाज नहीं मिला, बीमार हो गया, थन खराब हो गई, दूध देने की स्थिति में नहीं, तो किसान क्या करता है, उसको घर से छोड़ देता है।
और फिर वो स्लॉटर हाउस के सिवाय उसके पास कोई ठिकाना नहीं होता। हाँ या ना? यही होता है ना। यदि आप जैसे महानुभाव उस ब्रीड के रोगों से मुक्त करने का रास्ता दिया, किसान की मदद की, गाय के नस्ल का सुधार किया, तो वो गाय बचेगी, वो भैंस बचेगी, वो ऊंट, पशु जितने भी नस्लों के वो बचेंगे, आपको वो दुआएं देंगे, राष्ट्र को बढ़ाने में योगदान देंगे। कितना बड़ा कल्याण का काम होगा। आज आर्थिक युग है, इसमें भाषणों से काम नहीं चलता, इसमें प्रैक्टिकल। जो गाय, जो भैंस 100 रुपए का खाए और 200 रुपए का देगी, वो तो घर में स्थान पा सकती है। जो 100 का खाए और 50 का दे, उसको कौन पालेगा? क्यों भाई लोगों? आप भी कमाई मत करना, घर में लेटना। डिग्री को लेकर माता पिता कहेंगे यू कैन गो। क्यों साहब? वो आपको कहेंगे भाई कहीं जा, यहाँ ठिकाना उसका है जो कमा के लाएगा। तो जो पशुधन लाभ देगा, किसान उसको सड़क पे नहीं छोड़ेगा, और वो पशुधन लाभ देगा, वो राष्ट्र की समृद्धि का कारण बनेगा, हमारे कल्याण का कारण बनेगा, भारत की जीडीपी को बढ़ाने का कारण बनेगा। इस काम में सबसे बड़ा योगदान आप लोग दे सकते हैं, उनके रोगों के निदान के लिए, उनकी नस्ल सुधार के लिए। आज 5-5, 2-2, 4-4 किलो गाय दूध देगी, खाएगी ज्यादा तो कैसे पलेगा? भैंस इतना देगी, कौन पालेगा? उस ब्रीड को उन्नत करो ताकि अधिक दूध देने की क्षमता उसमें आए। और ये जानकारियां किसानों के बीच में आप द्वारा बताई जानी चाहिए। लोगों को पता ही नहीं है कि नस्ल कैसे बनती है, अकल ही नहीं है, और ना हम बताते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। हमने जीवन काल में देखा, आप तो पढ़े लिखे इसी क्षेत्र के लोग, कितना बड़ा पाप किया हमने अपनी नस्लों के साथ में। मैं छोटी उम्र में था, मेरे घर में देसी गाय होती थी, 15, 16, 17 किलो तक दूध देती थी। मैंने देखा उनको, उन्हीं ब्रीड से आकर के अब 2-4 किलो पे आ गई। पता लगा ये क्यों आई? इन ब्रीडिंग हो गई। अकल लोगों में, गांव में है नहीं। क्या देखते हैं भाई? ये बुल्हना, इसके सींग बहुत अच्छे हैं, इसकी पूंछ बहुत अच्छी है, इसकी बॉडी बड़ी सुंदर है, और उसकी माँ का कितना दूध है ये पता ही नहीं, उसके फादर की माँ का दूध कितना, इसकी कोई जानकारी नहीं। अरे ब्रीड तो उससे बनेगी ना। इस बुल जिसको आप छोड़ रहे हैं, बना रहे, उसकी माँ का मैक्सिमम दूध कितना था, उसके फादर की माँ का मैक्सिमम दूध कितना था। जितनी उन्नत नस्ल इसके दादा दादी नाना नानी की, उतनी ही अच्छा ये बनेगा, उतनी अच्छे बच्चे फिर आगे आएंगे। ये सीधा सिस्टम है साइंस का। लेकिन ये देखा नहीं गया। पहले तो बेड़ा गर्क यहाँ किया। नंबर 2 क्या हुआ? अब एक बुल एक गांव में छोड़ दिया, और उसकी उम्र कितनी है? 20-22 साल। अब कितना बड़ा अनर्थ वहां हुआ भाई। वो 2-2.5 साल के बाद जब उसकी बेटी उसके से पैदा हो जाए, तो उस बुल को वहां से आउट करो दूसरे गांव में, दूसरी जगह पर। लेकिन एक ही बुल 20 साल एक गांव में है, अब उसी से उसकी बेटी को क्रॉस करा दिया, उसकी अगली जनरेशन को करा दिया, अगली को करा दिया। जो 20 किलो दूध देती थी वो 15 पे आ गई, जो 15 देती थी वो 10 पे आ गई, जो 10 पे देती थी 5 पे आ गई, और बाकी अब स्लॉटर हाउस के लिए तैयार खड़ी है। हुआ कि नहीं ये काम? क्यों भाई लोगों? कोई गांव का भी एक शहरी बैठे हो सारे? पढ़ाई शहर गौ पालन की करते, गाय घर में एक भी नहीं, खाए की पढ़ाई होगी फिर वो? भाई मैं हूं किसान, मैं गाय भी पालता हूं, खेती भी करता हूं, मेरे को अधिकार है ना बोलने का। तो आप ऐसे तो नहीं ना गाय को जानते, ना भैंस को जानते, ना दूध निकालना जानते, खाली पढ़ाई करके जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। असली प्रैक्टिकल ये है काम करने वाला।
आप गांव से परंपरा बुल्स की निकालो जाकर। एक गांव में 2 साल से ज्यादा, चाहे भैंस का हो, चाहे ऊंट का हो, चाहे बकरी का हो, चाहे गाय का हो, जो भी उनका बुल है वो 2 साल से ज्यादा एक गांव के पशुधन में नहीं रहना चाहिए। नहीं तो इन ब्रीडिंग होगी, वो नस्ल ऊपर की बजाय नीचर जाएगी और राष्ट्र का विकास होने की बजाय विनाश की ओर जाएगा। हमारा दूध समाप्त होगा, बीमारियां आएंगी। इन ब्रीडिंग जहां होगी वहां अनेक बीमारियों का कारण बनता है। ये था असली काम हमारे किसान खेडूत को बताने का। ये कोई बताता ही नहीं, इस जिम्मेदारी को लेता नहीं। इसलिए मैंने कहा, गुरु आज उपदेश देता था, धर्मम चर। धर्म का मतलब ये है जो पढ़ा उस कर्तव्य का ईमानदारी से लोगों में प्रचार करना। जो पढ़ाई की है उसको अपने तक नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोक कल्याण के लिए वो प्रयोग होनी चाहिए। ऐसा आप सबसे मेरा निवेदन है। और अब तो हमने गुजरात में प्राकृतिक खेती का अभियान चला दिया, पूरी सरकार इसमें जुड़ी हुई है। माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, पूरी सरकार, सब ईमानदारी से पूरे देश में हम चाहते हैं कि आपको जो खाद्यान्न मिले वो बिल्कुल शुद्ध मिले। आज भरे पड़े अस्पताल, आप सबसे मैं पूछता हूं जो बड़ी उम्र के हैं, आज से 50 साल पहले कोई कैंसर को जानता था? कैंसर क्या है? कोई डायबिटीज को जानता था? कोई हार्ट अटैक को जानता था? कोई पेनक्रियाज खराब होगी कोई जानता था? ये सब के सब हमारे फल, साग, सब्जी, भाजी जहर इतना छिड़क रहे हैं कि वो स्लो पॉइजन हम सब के शरीर में घर कर गया। ग्लोबल वार्मिंग को जन्म दे दिया, धरती माता को जहरीला बना दिया। जो उत्पादन वो जहरीला, लोग खाकर के अस्पताल भरे पड़े हैं। गौ माता के महत्व को नहीं समझा। ये जो गाय है ना देसी, आपके गुजरात की कांकरेज और गिर, ये भंडार है जीवाणुओं का। 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से ज्यादा जीवाणु हैं, 1 ग्राम गोबर में, देसी गाय के गोबर में। ये रिसर्च मैंने आप जैसे साइंटिस्ट की टीम से करवाई और प्रैक्टिकल जो हम कर रहे हैं उसके जबरदस्त परिणाम पॉजिटिव आ रहे हैं। इससे उत्पादन घटता नहीं, धरती जहरीली होने से मुक्त हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग, रासायनिक खेती 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। 2 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष भारत सरकार विदेशों को देती है, बदले में यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड खरीदती है, फिर उसको किसान खरीदता है, धरती में डालकर धरती को जहरीला करता है। इसके उस उत्पादन को हम सब खाते हैं, बीमार होकर के अस्पताल में जाते हैं और वहां कितने कष्ट भोगते हैं। ये चक्रव्यूह सारा आज चल रहा है। इससे मुक्ति पाने का रास्ता है भारतीय नस्ल की देसी गायों का संवर्धन। मैंने हॉस्टन फ्रीजन, जर्सी, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा, ऊंट, बकरी, सबके मल मैंने लैब में भिजवाए, उस नंबरिंग करके भिजवाए। मैंने साइंटिस्ट को नहीं बताया ये किसका है, नंबरिंग भेजी थी। रिपोर्ट जब आई तो जितनी भी भारतीय नस्ल की गाय हैं, कांकरे, गिर, साहिवाल, थारपारकर, राठी, अंगोल, जितनी भी भारतीय नस्ल की गाय हैं, उनका मूत्र खनिजों का भंडार है। उनका गोबर जीवाणुओं का, सूक्ष्म जीवाणुओं का, बैक्टीरिया का भंडार है। और ये धरती में जितना बढ़ेगा जीवाणु, जितना जीवाणु बढ़ेगा उतना धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। जितना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा उतनी धरती का स्वास्थ्य बढ़िया होगा, और जितना धरती का स्वास्थ्य बढ़िया होगा उतना वो उत्पादन भी ज्यादा देगी। अंत में मैं समाप्त करता हूं अपनी बात को। अब बोलना भाई लोगों में, बच्चे पढ़ाता रहा हूं 35 साल इस क्लास में। अब मास्क थोड़ा नीचे करके बोलना, मेरे को उत्तर देना।
ईमानदारी से बताओ, आप तो साइंस के छात्र हैं। ये जो धरती है, इसका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा तो गुणवत्ता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और इसकी गुणवत्ता बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सीधा फार्मूला ना। अब दूसरा तरीका बताओ, ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने का काम कौन करता है? सूक्ष्म जीवाणु, हलसिया, अर्थवर्म, मित्र जीव, आया ना? यही करते हैं ना। अब रासायनिक खेती जो है वो क्या काम करती है? आप एक हलसिया को पकड़ के लाओ खेत से और इस टेबल पे रखो यहाँ पे, और उसके ऊपर यूरिया डीएपी डालो, मरेगा या बचेगा? मरेगा ना। अच्छा यूं और बता दो, ये हलसिया तो आंख से दिखाई देता है, सूक्ष्म जीवाणु आंख से दिखाई देते हैं? उन सूक्ष्म जीवाणुओं से हलसिया बलवान है कमजोर है? अरे बोल तो बड़ो, कमजोर तो आप तो बड़े पढ़े लिखे हो। उन सूक्ष्म जीवाणुओं से बलवान है ना हलसिया। जब यूरिया डीएपी ने दिखने वाले हलसिया को 1 सेकंड में मार दिया तो सूक्ष्म जीवाणुओं को छोड़ेगा क्या? और जब सूक्ष्म जीवाणु मरेंगे तो धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा या घटेगा? तो हमने कौन सा काम किया है? घटाने का किया, बढ़ाने का किया? धरती को बंजर बनाने का किया, उपजाऊ बनाने का किया? दुनिया का कोई कृषि वैज्ञानिक आकर के हमें बता दे कि उनकी रासायनिक खेती से धरती की गुणवत्ता बढ़ती है, तो वो जो चाहे हम भी वही काम शुरू कर देंगे। और मैं गारंटी देता हूं पूरे साइंटिफिक आधार पर कि देसी गाय के गोबर गोमूत्र से जीवामृत, घन जीवामृत बनाते हैं हम, जो कल्चर तैयार करते हैं, एक गाय से हम 20-30 एकड़ तक की खेती करते हैं। 20-30 एक गाय से। इतना जबरदस्त हमारा ये सिस्टम। और इससे जीवाणुओं का भंडार, आप ही बताओ, हम जीवामृत बनाते हैं, एक ड्रम लेते हैं 200 लीटर का, 170 लीटर के लगभग उसमें पानी डालते हैं और क्या करते हैं, देसी जो गाय है, स्वस्थ गाय, रात दिन में 7 से 8 लीटर गोमूत्र देती है, इतना गोबर देती है। हम उस ड्रम में उसको डालते हैं और उस ड्रम में हम 1.5 से 2 किलो डालते हैं किसी भी दाल का बेसन, और 1.5-2 किलो डालते हैं उसमें गुड़, और 1 मुट्ठी डालते हैं उसमें मिट्टी, बस। और लकड़ी के डंडे से क्लॉकवाइज 4 दिन घोलते हैं, 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम, 1 एकड़ का खाद तैयार। दुनिया में कोई है जो 4 दिन में 1 एकड़ का खाद तैयार हो? और उसकी लागत क्या है? गाय आपके घर की है, घर में दूध देगी, खेत में किसान गुड़ पैदा करता, खेत में दाल करता, जाने की जरूरत ही नहीं बाजार में। और अब आप उत्तर देंगे, जब देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु हैं, तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे जी? है कोई लाला जी आप में बैठा हुआ गिनती करने वाला? 30 लाख हजार करोड़ जीवाणु उसमें हो। समझ में आई? और उन सूक्ष्म जीवाणुओं को खाने के लिए मिलेगा दाल का बेसन प्रोटीन के रूप में, तो वो बलवान बनेंगे। और गुड़ मिलेगा तो मल्टीप्लाई होंगे, वो उनका बढ़ोतरी होगी। और मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, ये मिल करके कितना। और अगली बार हमने रिसर्च किया इसके ऊपर विधिवत, कभी आप सोचो मैं यूं ही भाषण दे रहा हूं, साइंटिस्ट, माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट महीनों लगे हुए। इसका परिणाम, जब हम ये घोल बनाते हैं तो प्रति 20 मिनट के बाद, प्रति 20 मिनट में ये जीवाणु डबल होते हैं, हर 20 मिनट में डबल होते हैं। तो 4 दिन में कितने होंगे, कोई गिनती कर सकता है? बोलो भाई पहलवानों। जब हम इसको स्प्रिंकल से
ड्रिप सिस्टम से या खुले पानी में खेत में देते हैं, 1 ड्रम 1 एकड़ में, तो ये क्या करता है, पूरे खेत में पानी के साथ मिलकर ये मेलवन का काम करता है। गुजराती मेलवन समझते हो कि नहीं? 1 क्विंटल दूध में 50 ग्राम दही छोड़ दो, सारा दूध दही में बदलेगा ना। यही काम ये करता है हमारा ये गौ माता का जीवामृत। ये खेत में जाकर के मेलवन का काम करेगा, ये कल्चर है। ये धरती में जो जीवाणु है उनसे मिलकर के जीवाणुओं का भंडार बनाता है। इतने सूक्ष्म जीवाणु होंगे उनको गिन ही नहीं सकते। और ये वो सूक्ष्म जीवाणु हैं जो आकाश में 78% नाइट्रोजन है, उसको ये जीवाणु खींचते हैं और पौधे का भोजन बना करके पौधे की जड़ को देने का काम करते हैं। और 10-12 दिन के अंदर जब ये जीवामृत पड़ेगा तो धरती में समाधि लिए पड़ा जो हलसिया ना, यूरिया डीएपी से डरता हुआ, अब भी बचा हुआ कुछ बाकी मार दिया, पक्षी जीवन दुनिया भर की प्रजातियां नष्ट कर दी, तो ये केचुआ उस अर्थवर्म उस गंध को पाकर ऊपर आकर परिवार बढ़ाना शुरू कर देता और काम करना शुरू कर देता। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ना शुरू हो जाता धरती का, उसका स्वास्थ्य बनेगा, उत्पादन बढ़ेगा। मेरे 200 एकड़ खेत में यूरिया डीएपी की मैं जब खेती करता था उससे ज्यादा मेरा उत्पादन हो गया, खर्चा मेरा शून्य हो गया। यूरिया डीएपी का जहर से मेरी धरती पवित्र हो गई। अब इस उत्पादन को जो लोग खाएंगे उनका स्वास्थ्य बनेगा, चमक चेहरे पर आएगी, बुढ़ापे से बचोगे, कैंसर बीमारियों से बचोगे, वो खर्चे अस्पतालों के उससे बचोगे। देश कंगाल कर दिया, 2 लाख करोड़ रुपया आए साल जहर खरीदने के लिए देते हैं और बीमार करने के लिए लोगों को दे रहे हैं। इस मुक्ति पानी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान दिया कि प्राकृतिक खेती की ओर देश को बढ़ाना है और इसमें योगदान आप लोग बहुत कर सकते हैं। इस समय हमने गाय की बहुत बड़ी जरूरत है। जितनी देशी गोधन बढ़ेगा, 2 लाख गाय प्रदेश सरकार ने, हमारे कृषि विभाग ने इस गुजरात के 2 लाख गाय हमने पिछले 2 साल में घर घर में पहुंचा दी हैं, किसान के खूंटे पे जा चुकी। तो गाय भी बचेगी, दूध मिलेगा, लोगों का रोजगार बढ़ेगा, डेयरियां विकसित होंगी, कितना बड़ा कल्याण आप करेंगे। तो ये काफी चर्चाएं मैंने आपके बीच में की हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप युवा निश्चित रूप से एक पूरे मनोयोग के साथ कार्य क्षेत्र में उतरेंगे और अपने अपने क्षेत्र में कीर्तिमान बनाओ, एक इतिहास बनाओ, अलग हट करके काम करो, जिससे आपकी कामधेनु यूनिवर्सिटी का भी गौरव बढ़े, आपके माता पिता आपका कुल का भी गौरव बढ़े और राष्ट्र की सेवा करते राष्ट्र का भी नाम आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कामधेनु यूनिवर्सिटी परिवार का, कुलपति महोदय का आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।